खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि दहशत गर्दी की नई लहर के खिलाफ एक नया मिलिट्री ऑपरेशन किया जाएगा। ये ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस्ड होगा, जदीद तकाज़ों के मुताबिक होगा और नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी के इजलास से गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने खिताब करते हुए और डिस्कशन करते हुए बाज़ाब्ता तौर पर इसकी मंजूरी दी, जिसका नाम रखा गया है ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम। माजी में भी पाक अफवाज ने, पाकिस्तान के सिविलियन इदारों ने बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन किए हैं कि जिनके खातिर खा नताइज हमें नजर आए, चाहे वो ऑपरेशन ज़रब अज़ब हो, चाहे रद्दुल फ़साद हो या इससे पहले ऑपरेशन हो। ख़ास तौर पे सानिया APS के बाद जो हमने ऑपरेशन शुरू किए और उस पर सियासी एक विल के तहत हमने ये काम शुरू किया और दहशतगर्दों की कमर तोड़ी और खातिर खा इसमें हमें कामयाबी हासिल हुई। और ख़ास तौर पर जो इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ इक़दाम किए गए उसमें भी हमने बहुत सारी कामयाबियाँ समेटी। लेकिन गुज़िश्ता चंद साल से हमने देखा कि दहशतगर्दों ने एक दफ़ा फिर रियासत पर, पाकिस्तान के अवाम पर, पाकिस्तान के इदारों पर हमले करने शुरू किए और जिसके ताने बाने पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक से मिलते हैं। अफगानिस्तान की सरजमीन को एक बार फिर इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ और इस ऑपरेशन की एक बहुत इसकी अशद ज़रूरत थी और वाज़े तौर पर यह बात और पैगाम दिया गया है कि कोई इस किस्म का ऑपरेशन नहीं है कि जिसमें नुकसान हो या इसमें कोई कोलैटरल डैमेज हो। ये बिल्कुल सख्ती से इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर यह कार्रवाई की जाएगी और उन दहशतगर्दों को, उन मिसक्रिएंट्स को जहन्नुम वासिल भी किया जाएगा, उनको सलाखों के पीछे लाया जाएगा और पाकिस्तान के खिलाफ जो अनासर साजिश कर रहे हैं उनको बेनकाब किया जाएगा। असूली तौर पे होना तो ये चाहिए था कि इस पर एक सियासी हमें हम आंगी नज़र आती। इस पे तमाम सियासी जमातें, क्योंकि दहशतगर्दी के खिलाफ किसी की कोई दो राय नहीं है, उस पर इत्तफाक करती और इस पर रियासत पाकिस्तान का इदारों का साथ देती। लेकिन बदकिस्मती से हमने देखा कि चंद जमातें इस पर सियासत खेलती हुई हमें नजर आईं। उन्होंने कहा कि ये ऑपरेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक मुतालबा यकीनन दुरुस्त है और उस पर हुकूमत ये करने का इरादा भी रखती है और उन्होंने कहा भी है और ये वादा भी किया है कि पार्लियामान के फ्लोर पर इस चीज़ को डिस्कस भी किया जाएगा, अरकान पार्लियामान को इस पर एतमाद में भी लिया जाएगा और कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो आईन पाकिस्तान और कानून के मुनाफी हो। लेकिन इसके बाद भी इस पर तनकीद करना यह मुतरादिफ है उन दहशतगर्दों की हौसला अफजाई करने में जो पाकिस्तान की जड़ों को खोखला करने के पैदर पे हैं और हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम खास तौर पर उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इस पर गुफ्तगू करते हैं और इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं दहशतगर्दी की तो ये जुड़ा है कि जब तक पाकिस्तान या किसी भी मुल्क में अमन अमान कायम नहीं होगा, दहशतगर्दी का कला कमा नहीं होगा तो मुआशी तौर पर मुस्तहकम नहीं हो सकते। बजट डिस्कस हो रहा है इस वक्त पाकिस्तानी पार्लियामान में और ये चीज़ भी ख़ास अहमियत की हामिल है कि जब तक हम यहाँ पर इस्तेहकाम नहीं लेके आएंगे, यहाँ की सिक्योरिटी को बेहतर नहीं बनाएंगे, सो जो हम ख्वाब देख रहे हैं इस वक्त, चाहे वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो या पाकिस्तान के अंदर एक मुआशी इस्तेहकाम हो, वो हम उसको आपको पूरा नहीं कर सकते। डिस्कस करते हैं। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन करें वकार सती साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आदिल नवाज भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे माशियात हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सूबाई वजीर भी रह चुके हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। कुछ देर में बल्कि कैसर अहमद शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी वजीर बराए बहरी अमूर, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब आपसे मैं आगाज़ करता हूँ, क्या फ़र्क होगा आपके ख्याल में जितनी गुफ्तगू आपने सुनी है या जो आप अंडरस्टैंड कर पाए हैं इस ऑपरेशन में और जो माजी में हमने ऑपरेशन किए थे उनमें? देखिए, इस पे बेस पर विवाद कि जैसे राह रास्त इट इज अ डिफरेंट ऑपरेशन, इट इज बेसिकली इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, लेकिन इसके अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब ये है कि आप इतना जदीद आलात उनको देंगे, इंटेलिजेंस जियो फेंसिंग उनको करेंगे, फोरेंसिक्स वो उसके आप टेस्ट किया करेंगे, आपने उसके बाद बॉर्डर मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग करने के इन्विटेशन काम हो वो करेंगे, आप इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी और ये सारी चीज़ें हम उसके बाद करेंगे ताकि कम अज कम प्रॉपर तरीके से ये ऑपरेशन हो। लेकिन ये जो एक ऑपरेशन है ये उस तरह का नहीं जिसमें बहुत ज़्यादा IDP निकल जाएंगे, डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। जहाँ पे भी इंफॉर्मेशन हो फिर ये प्रॉपर तरीके से ये ऑगमेंट करके तमाम रिसोर्सेज यूज़ करके उनको किया जाएगा। और इसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पूरी कौम को साथ खड़ा होना पड़ेगा। जैसे चीफ आर्मी साहब नासिम ने बात की थी कि देखें, लड़ाई तो फौज करती है बट जंग जो होती है ना वो पूरी कौम करती है। यू हैव टू स्टैंड यूनाइटेड एज ए ट्रू। और उसके लिए ये जो दुश्मन का नैरेटिव है कि फौज अवाम को दूर खलीज पैदा करो, फौज को कमजोर करो, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इस वक्त देखें बैरूनी दुश्मन से तो हम निपट लेते हैं, अंदरूनी दुश्मन से हैंडल करना मुश्किल होता है। क्योंकि आपके सामने जब अमेरिकन गए हैं तो इन अबंडेंस वो वेपन एमुनिशन खुला छोड़ के गए हैं।
इंटरम तालिबान गवर्नमेंट ने गलती ये की कि उसको इन्होंने अपने कंट्रोल में नहीं लिया, खुला छोड़ दिया। वो सारे का सारा बीएलए, बीएलएफ, बीएनए, दाइश, फिर अल कायदा, फिर उसके बाद ये टीटीपी, इनके हाथ में लग गया। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, और इस वजह जिस से उनकी कैपेसिटी भी बहुत बड़ी है। सर एक सवाल कर लूँ? जी जी सवाल ये है कि इस वक्त जो हमारे साउथ के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के जो प्रोविंस वो अजला हैं या जो फॉर्मर ट्राइबल एरियाज़ हैं, उनमें कुछ इलाके ऐसे हैं जाके सूरत हाल ख़राब है। माजी में जो ऑपरेशन थे उसमें आप एटलीस्ट आप कहते थे कि ठीक है जी ये गुमनाम दुश्मन है, नज़र नहीं आता, छुप कर कार्रवाइयाँ करता है, एटलीस्ट आपको पता था कि कहाँ कहाँ स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, कहाँ एपिक सेंटर हैं दहशत गर्दी के जहाँ पे आप स्ट्राइक कर सकते हैं। इस दफ़ा भी क्या वही सूरत हाल है? जैसे आपने कहा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, तो मतलब इसका कोई दायरा कार महदूद नहीं है, जहाँ भी इत्तला होगी वहाँ पर कार्रवाई हो सकती है। इवन यहाँ तक होगी कि अगर आपको कहीं सर्जिकल स्ट्राइक्स में अफगानिस्तान में जाके, जहाँ पर टीटीपी के कंसंट्रेशन कैंप्स हैं, इनका कमांड एंड कंट्रोल है, जहाँ पर इनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं, इवन दे कैन गो देयर। और प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त तमाम टीटीपी लीडरशिप जो है वो विद द सपोर्ट ऑफ अफगान तालिबान, दे स्टेशन कोनार में हैं, पक्तिया में हैं, हौस में हैं, इन जगहों में बैठे हुए हैं। अभी आपके सामने जितने मारे जाते हैं, अभी आपके सामने एक मारा गया, वो भी वहाँ तो उनको अपने लोगों ने मारा, लेकिन देवर बेस्ड इन अफगानिस्तान, जबकि अफगान तालिबान कहते हैं जी वहाँ पर तालिबान तो है ही नहीं। सही। तो दिस इज़ अ बेसिक प्रॉब्लम। इसलिए अब ये तमाम बॉर्डर एरिया में, क्योंकि बॉर्डर मैनेजमेंट भी सख्त किस्म की होगी, इंटेलिजेंस बेस्ड होंगे, जहाँ होगी वहाँ दे विल गो एंड दे विल नॉट लीव एनीथिंग। इसलिए कि रेट ऑफ गवर्नमेंट को कोई भी चैलेंज करे तो ठीक हो उसके गया। पहुंच हमारी जाएगी। वेरी राइट सर। वकार सती साहब, हमें ये बताया जाता है कि ये अब एक 5th जनरेशन वॉर है, एक हाइब्रिड वॉर है कि जिसमें ना सिर्फ मोहलिक हथियार इस्तेमाल होते हैं बल्कि मोहलिक बयानिए भी इस्तेमाल होते हैं। सो हथियारों और मोहलिक हथियार तो हम छोड़ते हैं, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं या जो हमारे अस्करी इदारे हैं, ये जो मोहलिक बयानिया है इसको ख़त्म करने के लिए या इसका काउंटर करने के लिए क्या हमारे पास ज़राए हैं आपके ख्याल में? देखिए, ये भी उसमें इसका नाम दिया गया डिजिटल दहशतगर्दी। जो इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं, जो झूठ के ज़रिए और एक वो फ़र्ज़ी बातों के ज़रिए अनारकी पैदा करने की कोशिश करते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करते हैं, ये भी वो कौमी सलामती के लिए बहुत बड़ा वो ख़तरा है। अब ये जो नया ऑपरेशन ये अज़्म इस्तेकाम जो है, ये जब स्टार्ट हुआ है और जब इसकी वो मंजूरी हुई है और जो इसकी वो ब्रीफिंग हुई है, उसके बाद से अगर आज दूसरा दिन है, अगर आप देखें ना, तो हमें पैनिक नज़र आ रहा है अपोजिशन जो है जो वो कर रही है। अब वज़ीर आला जो केपी हैं वो उस कमेटी में मौजूद थे, उस इजलास में मौजूद थे जहाँ पे उन्होंने इसको इंडोर्स किया, और आज जब वो आके अपने बानी चेयरमैन से मिलके वापस आए हैं तो उन्होंने उससे लाताल्लुकी का इज़हार किया या उसको वो क्रिटिसाइज़ किया। नहीं, वो कहते हैं वो तो डिस्कस ही नहीं हुआ। मौलाना फजल रहमान जो हैं, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज उन्होंने वो कोयटा में की है, वो तमाम मारूज़ात, वो तमाम हालात, वो तमाम जो वो ज़रूरियात हैं कि ये ऑपरेशन क्यों ज़रूरी है, उसका जिक्र उन्होंने वो किया। और आखिर में जो है दबे अल्फाज में उन्होंने कह दिया कि हम हर तरह के ऑपरेशन की वो मुखालफत करेंगे। तो ये समझ नहीं आ रहा। अब ये है कि अगले हुकूमत अगले 2 से 3 दिनों तक या 4 दिनों तक इसको कौमी असम्बली में लेके जा रही है और वहाँ से डेफिनेटली इसकी इंडोर्समेंट होगी और सारी कौम को इसके पीछे वो खड़ा होना पड़ेगा। अच्छा, चाहे अली अमीन गंडापुर साहब हों, मौलाना फजल रहमान साहब हों या कोई भी और शख्स हो, ANP हो या मतलब मंजूर पश्तीन वगैरह लोग हों, क्वेश्चन इसके वजह क्या है कि एक तरफ वो समझते भी हैं कि दहशत गर्दी का खात्मा ज़रूरी है, दूसरी तरफ कहते हैं कि जी मिलिट्री ऑपरेशन या किसी भी किस्म का ऑपरेशन, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ना किया जाए। उसके अलावा दहशत गर्दी का खात्मा कैसे मुमकिन है? कोई हल है उनके पास? देखिए, एग्जैक्टली बात ही ये है कि ये बात समझ से बालातर है कि क्यों बानी PTI और उनके जो वो जमात है इसको अपने खिलाफ क्यों समझ रहे हैं। हालांकि ये तो खालिस्तन वो क़याम अमन के क़याम के लिए है। उनकी पार्टी गुज़िश्ता 10 साल से ज़्यादा जिस सूबे में बरसरे इक़्तिदार रही है उसके हालात आपके सामने हैं। और ये वो खुद कहते हैं कि शाम 5 बजे के बाद वहाँ थाने बंद हो जाते हैं। स्वात में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से पाकिस्तान की सारी दुनिया में वो बदनामी हुई, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या वफाकी हुकूमत है या सूबा पंजाब है या सूबा सिंध है? वो तो जो वहाँ की KPK की हुकूमत है वही जिम्मेदार है। वो जो कुछ जो वो वज़ीर आला अपनी निजी वो महफिल में कहते हैं कि वो खुद भी जो है उसका शिकार है, इस वो सारे अमल का शिकार है। तो उसके अलावा इस ऐसे दहशतगर्दी के नासूर को कैसे जड़ से उखाड़ेंगे जब तक ये ऑपरेशन नहीं होगा? बिल्कुल ठीक। कैसर अहमद शेख साहब, आपसे सर सवाल ये है कि अब ये ऑपरेशन का एक फैसला किया गया, लेकिन जो सियासी इत्तेहाद या इसमें जो एक हम आहंगी की ज़रूरत है,
वो नज़र नहीं आ रही। कुछ ऐसी जमातें हैं कि जो उस पर खुलकर इसकी मुखालफत कर रही हैं, शायद उनको कुछ मॉडस ऑपरेंडाई से एतराज़ है। आपके ख्याल में ये एतराज़ात, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने ज़रूरी हैं? अगर हैं तो कैसे करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए 2016 से जो स्कूल पे पब्लिक स्कूल पे हमला हुआ, तो उसके बाद से नेशनल एक्शन प्लान पे तो सब पार्टियों ने मुत्तफ़िक होके कौमी असम्बली में पास हुआ ना। कौमी असम्बली अभी ये कहते हैं कि असम्बली में लाएं। मुझे तो ये समझ नहीं आती, तो नेशनल एक्शन प्लान तो सारी पार्टियों ने रजामंदी से कौमी असम्बली में बाकायदा डिबेट करके इसको सब ने पास किया। अब या अभी भी कोई दो राय, अभी मीटिंग हुई, आपने देखा कि मीटिंग में सारे चीफ मिनिस्टर भी थे तमाम, उसमें यही मुतफ़िका फ़ैसला हुआ। इसके अलावा और क्या चाह रहा है? क्या दहशत गर्दी का कला कमा किए बग़ैर, लॉ एंड आर्डर को बेहतर किए बग़ैर, अब जो ख़ास तौर पे चाइनीज़ की सिक्योरिटी के लिए उन्होंने चाइनीज़ ने शिकायत की हैं। चाइनीज़ बड़े नाराज़ हैं क्योंकि वो हमारे मुल्क में वो क्या करने आ रहे हैं? वो हमारे मेहमान हैं, हमारे बेहतरीन दोस्त हैं। हम उनसे कहते हैं कि उन्होंने हमारी बड़ी सपोर्ट की है। बहुत बड़ा दुनिया का मुल्क है, इतनी बड़ी पावर है, और हमारी गहरा दोस्त है। हम कहते हैं कि हुमायूं से ऊंचा ये सारी जो और ज़मीन यानी समुंदर से गहरा, तो मतलब है इतना दोस्ती जो है। तो भी जब उनको शिकायत है तो वो मकसद क्या है? ये सारे इकट्ठे भी होते हैं और उसके बाद फिर एक्शन प्लान के आज कल मैंने देखा असम्बली में सारे मेंबर इकट्ठे थे कि हमें एक्शन प्लान होता नहीं करना चाहिए और हम उसकी मुखालफत करें। सो ये बताइए कि 2016 से धरना दे रहे हैं, जब चाइना के सदर ने आना था तो उस वक्त से ये धरना दे रहे हैं। इनको समझा बैठे हैं कि भाई, और मैं आपको बताऊं कि ये समझ रहे हैं ना कि इससे ये पॉपुलर हो रहे हैं। लोग इस वक्त थके पड़े हैं, लोग अमन चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि मुल्क में तरक्की हो, इंडस्ट्री हो। तो इनसे, इनकी नेगेटिव पॉलिसियों से लोग, देखिए ना ये इलेक्शन हुए, जो ज़िमनी इलेक्शन हुए, उनमें लोग इनके बाहर निकले ही नहीं। अभी इन्होंने एक तहरीक ली हुई थी 2-3 दिन पहले, उसे निकले नहीं। मैं इनका खैर खा हूँ। मैं समझता हूँ कि एक लोग पॉपुलर पार्टी है और उनके साथ अपने देखिए ना हर एक का राइट है, लेकिन ये कहना इसमें तो दो राय हो सकती ही नहीं है नेशनल एक्शन प्लान में। एक सवाल सर, और जो कोई हमारे जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, हमारे बच्चे, हमारी फ़ौज के जवान जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, तो उसके बाद ना तो हम उनके लिए बजट रखते हैं। हमने बजट रखा है, कल मैंने कौमी असम्बली में ज़ोरदार तरीके से कहा है कि हमने बजट रखा है 21 अरब रुपए। 2017 में हमारा बजट था डिफेंस का $10 अरब और इंडिया का था $40 अरब। 4 गुना थे वो हमसे डिफेंस बजट में। आज हमारा 10 अरब से कम हो गया। आज 7.5, जो अगले साल का बजट रखा है ना, इस साल तो $6.5 अरब था, अगले साल $7.5 अरब का रखा है। अब $7.5 अरब और इंडिया का $84 बिलियन, तो कहाँ मुकाबला है? 12 गुना तो उनका है। अच्छा, इस पे भी आते हैं सर, लेकिन एक सवाल है, उसके बाद आगे दोनों बॉर्डर हमारे सेफ नहीं जी है। एक सवाल तो ये है कि आप जिस अपोजिशन का जिक्र कर रहे हैं कि अगर इस मसले को या इस इशू को, मसला तो नहीं, इशू को पहले पार्लियामान में ले जाया जाता और उसके बाद इसकी अप्रूवल आती, तो क्या ये तनकीद जो है जो सियासी तंजीमों की तरफ से हो रही है ख़त्म हो जाती है आपके ख्याल में या नहीं? ये मेरे ख्याल में सवाल इतना, शहजाद साहब आप जैसे लर्नेड आदमी ये बात करते हैं। आज कल बजट पे बहस हो रहा है, बजट में हर किस्म का टॉपिक, इनकी तरफ से किसने इस टॉपिक पे बहस की है? वहाँ पे मैंने खुद सुनी, कितने दिनों से मैं बजट की तकरीर सुन रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि ये नेशनल एक्शन प्लान पास ही असम्बली में और पार्लियामेंट में हुआ है, इसमें कोई इख्तलाफ ही नहीं है। और फिर बैठ के कल बजट पे हर इनका मेंबर तकरीर नहीं कर रहा, हमारा मेंबर भी हर एक तकरीर कर रहा है। जिसका जो दिल करता है बजट में वो टॉपिक पे बात कर सकता है। कहाँ बात हुई? नेशनल इलेक्शन प्लान पे कोई टॉपिक उठा लें, उसके बाद उसका कोई जवाब देगा तो बहस शुरू हो जाएगी। और क्या होता है, नेशनल असम्बली के मेंबर हैं, सारे इलेक्टेड मेंबर हैं, हमने कब इनको रोका है कि किस फलां टॉपिक पे बहस ना करें? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। है तो ये अपनी तजवीज़ लाए ना। इस बजट सेशन फुल फ्लैज हो रहा है सुबह से लेकर रात तक,
और ना सैटरडे छुट्टी है ना संडे छुट्टी है। पिछले 10-12 दिन से तो और कोई काम ही हमने नहीं करना। आपने बिल्कुल सही बात की कि जरूरी नहीं है कि ये हुकूमत ही की जिम्मेदारियों को चीज लेके आए। एग्जैक्टली, अगर कोई ऑपोजिशन भी क्या तरीके दिलाएं। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अगर ऑपोजिशन भी इस इशू को उठाना चाहती तो यकीनन पार्लियामान का फ्लोर है और ये खुद ये बात कर लें, ये शुरू कर दें टॉपिक उस पे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक। आदिल नवाज भट्टी साहब, अब ये दहशतगर्दी की बात हो रही है, लेकिन एक डिबेट या एक नुक्ता ये दिया जाता है कि अगर मुल्क सियासी तौर पे और मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो, कोई मसला ना हो, तो ये दहशतगर्दी खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। क्या ये आर्गूमेंट दुरुस्त है आपके ख्याल में या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जी बिल्कुल दुरुस्त है, 100% यही बात है। देखें, सबसे पहले तो ये कि जो अब ऑपरेशन अलमिज़ान से अगर बात करें कि जब ये 2002 से जब चेचनिया और बोस्निया और उस तरह से हमारे जो मुजाहिदीन आए हुए थे, उस वक्त से लेके हमारी पाक फौज जो है वो इन इम्तिहानों से गुजर रही है। और जब भी कभी किसी ऑपरेशन का मौका आया, चाहे वो अलमिज़ान था, चाहे वो राय निजात था, चाहे सिरात मुस्तकीम था, चाहे रद्दुल फसाद है, ज़रब अज़ब था, अब इसमें यह है कि मुखालफत तो हमेशा हुई है। जब कभी ऑपरेशन शुरू करने की बात की है, हमारे मुल्क के अंदर से लोग खड़े हुए हैं, चाहे वहाँ के मकामी लोग थे, चाहे हमारे सियासतदान थे, चाहे उसके पॉलिटिकल वजूहात थी या जो भी वजूहात थी, उसकी एथिकल वजूहात थी या वो रिलीजियस मैटर्स थे, जिस तरह भी था, मुखालफत तो हमेशा हुई है। इवन आप देखें कि जब हमारा इस्लामाबाद होस्टेज बना लिया गया था तो वहाँ पे भी मुखालफत हुई है, कहा गया कि जी नहीं करें, ऑपरेशन ना करें। तो पाकिस्तान आर्मी तो देखें इन चीज़ों से तो यूज्ड हुआ है, उनको पता है कि कहाँ ऑपरेशन करना है। अब जब फैसला कर ले, देखें ना कि ज़रूरी है या नहीं, इस पर तो सारे मुतफिक हैं कि ज़रूरी है। अब उसके पैरामीटर्स और जो वो सेट किए जा रहे हैं कि किस तरीके से किया जाएगा ऑपरेशन। अब देखें पाकिस्तान आर्मी इवन कि जब कश्मीर के अंदर भी हमारी फौज जो है, जब कभी उन्होंने अटैक किया अगर बॉर्डर एरिया में भी, तो उन्हें वहाँ पे भी बड़ा सिलेक्टिव ऑपरेशन करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे दूसरी साइड पे मुसलमान बैठे हुए हैं। अफगानिस्तान के अंदर का अगर ऑपरेशन करना पड़ा है, वहाँ पे भी बड़ा हमें टारगेटेड करना पड़ता है। तो ऐसी कोई वजह नहीं है कि हम परेशान होंगे जी हमारी फौज जो है वो जब एक्शन में जाएगी तो एक सिक्योरिटी को, अमन व अमान को डायरेक्टली लिंक कर दिया जाता है आपके मुल्क की मौशी तरक्की या टू बी स्पेसिफिक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के साथ। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं आजकल के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए। फ्रांस की मिसाल लें, हंगामे हुए, यूके की मिसाल लें, इंडिया की मिसाल लें कि जिस तरह वहाँ दहशतगर्दी या वहाँ पे सेपरेटिज्म चल रहा है। रशिया में क्या कुछ होता रहा है वहाँ पे। अमेरिका में बावजूद इसके कि आए दिन वहाँ पे क्लब्स में, तालीमी इदारों में हमले होते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे या अपने वालिदैन भेजते हैं वहाँ पे। तो क्वेश्चन इज़ दिस कि अगर उन ममालिक में दहशतगर्दी हो रही है, चाहे डोमेस्टिक है या उसके ताने बाने बाहर से मिलते हैं, फिर भी काम जारी रहता है, इन्वेस्टमेंट भी आती है, लोग भी जाते हैं, टूरिस्ट भी जाता है। पाकिस्तान में जब होता है तो फ़ौरन कह दिया जाता है कि जी जब तक बिल्कुल 100% दुरुस्त काम नहीं होगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। ऐसा क्यों है? ये मैं कह रहा हूँ कि कॉन्ट्रडिक्शंस तो हमेशा से रहती हैं, लेकिन देखना जब एक दफ़ा फैसला कर लिया गया है कि अब करना है, तो इसमें तो अब कोई दूसरी राय मौजूद नहीं है ना, काम तो ये करना है और इंतहाई ज़रूरी भी है। जब एक दफ़ा तय हो चुका कि ये काम, देखें ना हमेशा दुनिया में तो ये होता है कि दुनिया के जो मसाइल हैं उससे पाकिस्तान के मसाइल बिल्कुल मुख्तलिफ है। देखें यहाँ पे मतलब आप देखें मज़हब की बुनियाद के ऊपर, ज़बान की बुनियाद के ऊपर, सूबे की बुनियाद के ऊपर, यानी कि क्या क्या यहाँ पे वजूहात मौजूद नहीं है इख्तलाफात की। पोलिटिकल हमारी आप देखें कि हमारी जो अशराफिया है, जो पोलिटिकल अशराफिया है, वो मफादात के लिए, अपने ज़ाती मफादात के लिए, कौमी मफादात को जो है पसे पुश रख दिया जाता है और ऐसी बात कर दी जाती है कि जो दुश्मन भी बात करते हुए 100 दफ़ा सोचे हमारा अपना। मतलब देखें ना कि जब कभी किसी घर में आग लगती है, कोई घर के मसाइल होते हैं, तो आपके करीब तरीन जो लोग होते हैं, आपके अजीज़ होते हैं, आपके दोस्त होते हैं, अगर वो आके आपको कोई पॉइंट आउट करते हैं ना किसी बात पे कि देखें हमें तो ये मसला नजर आ रहा है कि सब आपको जो हमें लग रहा है कि सबसे पहले ये चीज़ आपको एड्रेस करनी चाहिए। तो अब चाइना जब हमें ये कह रहा है कि जी आप इस पर एड्रेस करें, ये तो हमें मतलब हमारा करीब तरीन दोस्त है जो सबसे ज़्यादा जिसका स्टेक हमारे साथ इन्वॉल्व है। तो अब जब ये डिसाइड हो चुका है, देखें अब इसमें इशू ये होता है कि आप इसको प्रोलॉन्ग करते हैं या शॉर्ट करते हैं। देखें ना दुनिया में होता है कि वहाँ पे कोई भी ऑपरेशन बड़े पैमाने पे जब भी होते हैं ना, तो वहाँ पे वो फौरी तौर पे उसको वाइंड अप किया जाता है, क्विक स्नैप। यहाँ पे अगर प्रोलॉन्ग करेगा फिर प्रॉब्लम होगी। ठीक, ब्रिगेडियर साहब, आप मतलब जाहिर है कि इन इशूज़ को सबसे बेहतर समझते हैं जितने भी हम बैठे हैं यहाँ पे। ये जो गुफ्तगू इन्होंने की आदिल साहब ने, क्विक एंड स्नैप, अगर इस ऑपरेशन की कामयाबी का राज क्या होगा कि जल्द शुरू किया जाए, जल्द खत्म किया जाए? देखें, ये बात पहली बात ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी इन्वायरमेंट मुल्क की बेहतर होंगी, तब आपको बिजनेस फ्लरिश करेगा। कोई भी बाहर से नहीं आएगा जब उसको पता होगा कि मेरा पैसा डूब जाएगा, यहाँ पे धमाके होंगे, ये होगा, काम बंद हो जाएगा। इसके लिए इट हैज़ टू बी स्विफ्ट एंड सडन ऑपरेशंस, और उसके लिए आई एम श्योर कि पाकिस्तानी मुसल्लह फ़ौज ने, सिक्योरिटी एजेंसी ने प्रॉपर एक अपनी प्लानिंग कर ली होगी, उन्होंने इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन भी ले ली होगी। दे मस्ट हैव सिलेक्टेड द टारगेट ऑल्सो, कहाँ पर कौन से टारगेट्स हैं, इवन अक्रॉस द बॉर्डर भी कुछ अगर टारगेट्स हैं तो वो अफगान तालिबान से बात करेंगे,
अगर वो नहीं करते then we might have to go for that also. लेकिन इसके लिए पूरी कौम को खड़ा होना चाहिए। देखें, जब भी आप ऐसे ऑपरेशन करते हैं, द होल नेशन मस्ट स्टैंड बिहाइंड आर्म फोर्सेस। हमारी प्रॉब्लम ये है कि कोई ऑपोजिशन एक पार्टी है जिसने ये तैयार किया हर बात की मुखालफत करनी है। जी नंबर 2 बात ये, देखें आप मुझे ये बताइए कि कैसर साहब यहाँ मौजूद हैं, आपने अवाम अपने नुमाइंदे चुन के पार्लियामेंट में लाती है, पार्लियामेंट मिल के एक कैबिनेट बनाती है और प्राइम मिनिस्टर बनाती है, एंड एक ऑथराइज दैट कैबिनेट कि आप मुल्क के वसी तर मफाद में फैसले करें और एग्जीक्यूट करें। अब इस वक्त अगर एपेक्स कमेटी ने बैठ के एक फैसला किया और उसको बाद में मैं भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ले जाएंगे, इन कैमरा ब्रीफिंग में ले जाएंगे, व्हाट एल्स यू नीड। आपने कुछ चीज़ें बहस नहीं की तो ओपनली की जाती हैं, इसमें बड़ी आम चीज़ होंगी। अगर इन कैमरा ब्रीफिंग करेंगे सिक्योरिटी एजेंसी तो वो ऐसी होगी कि फिर दैट इट शुड नॉट गो आउट, वो वहाँ बताएंगे इन कैमरा का मतलब ही यही है। आई नो कि दैट पॉलिटिशियन वेरी रिस्पॉन्सिबल, जब वो सुनेंगे तो नहीं बात करेंगे, बट यू कांट गो के ओपन डिबेट करेंगे, देन यू गिव आउट व्हाट यू वांट टू डू, आपने सरप्राइज एलिमेंट खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन ये कि आप इतना कुछ इस वक्त कर रहे हैं, इतनी आपके सामने कितने हमारे ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर्स, जूनियर ऑफिसर्स ट्रुप से हो रहे हैं रोजाना की बुनियाद के ऊपर, तो इट हैज टू कम टू एन एंड। एक सवाल और है सर यहाँ पे, क्योंकि आप एक बड़ी अहम पब्लिक पोजीशन पे भी रह चुके हैं कुछ अर्सा पहले। क्वेश्चन इज दिस, जब सानिया एपीएस हुआ, नेशनल एक्शन प्लान बना, तो ये फैसला कर लिया गया कि कोई डिस्टिंक्शन नहीं है गुड और बैड तालिबान में, और ये दहशतगर्द हैं, उनको दहशतगर्दों की तरह ट्रीट करें। उसके बाद हमने गुज़श्ता पीटीआई के दौर में देखा कि कुछ मुफाहमत की गई, कुछ लोगों को वापस लेके आया गया। वजह क्या थी? जब एक दफ़ा वंस एंड फॉर ऑल आपने तय कर लिया, फिर आपने उस पॉलिसी को रिव्यू क्यों किया, और उसके क्या फ़ायदे हुए या नुकसान? देखें, ये एक आई वुड से कि दिट वाज अ मिस्टेक। वजह ये है कि तालिबान ने कहा, अफगान तालिबान ने, चले विन काम में हेल्प करते हैं आपको, लेकिन उसमें दे वर वेरी कनिंग। ये जो टीटीपी के लोग हैं, इन्होंने टाइम गेन किया, इन्होंने वहाँ पर अपनी ऑर्गेनाइजेशन कर ली, रीऑर्गेनाइज कर लिया, रिकूप कर लिया, अपने कमांड कंट्रोल को ठीक कर लिया, फिर ये सोचा जी तालिबान को कुछ जो आप अब वापस आ रहे हैं उनको हम ला के रिहेबिलिटेट करते हैं अपने एरिया के अंदर। ये गलतियाँ थी, क्योंकि जब तक आपने निगोशिएट उस वक्त करें जब वो कहें नहीं हम पाकिस्तान के आइन को मारते हैं, हम अनकंडीशनल सरेंडर करते हैं, देन यू कैन गो एंड टॉक टू देम। और अभी जिन एनवायरनमेंट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि निगोशिएट करने चाहिए, एटलीस्ट आई विल नेवर रिकमेंड। दे हैव रूथलेसली कर्व्ड, इनको यहाँ सॉर्ट आउट करने की जरूरत है ताकि आइंदा कोई पाकिस्तान के रेट को, पाकिस्तान की सिक्योरिटी चैलेंज ना कर सके। बिल्कुल ठीक। वकार सती साहब, इस सारे हालात में अभी आपने जिक्र किया था खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब, उनकी काबीना की जिम्मेदारी क्या बनती है? हम तो देखते हैं वो मौला जट बन के जी वो ग्रिड स्टेशन में जा रहे हैं, बटन ऑन ऑफ कर रहे हैं, तो क्या यही काम है इनका, या ये जो दहशतगर्दी का इस वक्त एक जो अफरीद हमारे सामने खड़ा है, इसके खिलाफ भी कोई किसी किस्म का इकदाम उनका बनता है? बहुत शुक्रिया शहजाद, ये बिल्कुल आपने ठीक बात की है। हम इसका कंपैरिजन अगर करें ना, जो इससे पहले 2008 का जो ऑपरेशन शुरू हुआ था, उस वक्त भी केपीके में एक वो गवर्नमेंट थी, और आपको पता है कि ये जो मालाकंड वाला पूरा डिवीजन था, इसको यहाँ से आईडीपीज बना के लोगों को वहाँ से निकाला गया था, और एक एक घर उसकी वो तलाशी ली गई थी, और फिर लोगों को वहाँ पर दोबारा उसी गवर्नमेंट ने वो बसाया भी था। अब उसका कंपैरिजन अगर आप इनसे करें तो इनके ऊपर तो सबसे बड़ा इल्ज़ाम ही ये है कि ये माफ़ी के नाम के ऊपर दोबारा अपने खैरख्वाहों को, अपने हम ख्यालों को लाके इन लोगों ने यहाँ आबाद किया है। और इस वक्त के जो वहाँ के हालात हैं, आप किसी भी पार्लियामेंटेरियन से आप वो पूछ लें, और वहाँ के जो बरसरे इक़्तिदार लोग हैं उनसे पूछ लें वो क्या इस बारे में कहते हैं। तो इनकी ये समझते हैं, ये कहते हैं मीटिंगों में अपनी जो निजी वो महफिल है कि ये बड़ा ख़तरनाक काम है, लेकिन वो बाहर आके कोई और बात अच्छा, अभी आपने कहा कि अपने हम ख्याल मतलब वापस लाने में कोई इसमें फ़ायदा छुपा था ज़ाती इनका? नहीं, तो इसमें क्या कोई दो राय हैं कि जो तहरीक इंसाफ की साबका हुकूमत थी केपीके में, और जो उनके बानी जो आजकल अडयाला में मुकीम है, उनकी मंशा से लोग वापस आए थे अफगानिस्तान से। फ़ायदा क्या हुआ उन्हें इसका? उनका तो जाहिर है फ़ायदा तो ये वही बता सकते हैं ना, ये फ़ायदा तो उसका वही बता सकते हैं, लेकिन जो इसकी इस ऑपरेशन की इसको एग्जीक्यूट करने की जहाँ तक बात ये ब्रिगेड साहब ने की, उसमें मैं सिर्फ एक चीज़ इसको ऐड करना चाहूँगा कि जो इसके लिए ज़रूरी लवाजमात हैं वो सारे पूरे वो किए गए हैं। आपको एक बंदे का इन्होंने जिक्र किया, अब्दुल मनान का, जो यहाँ पे वो कुनन में मारा गया है, जो टीटीपी का एक वो कमांडर था, और वो जाहिर है अफगान हुकूमत ने भी यकीनदानी वो कराई है कि हमारी सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल वो नहीं होगी। लेकिन जो लोग उस सोच को के हामी हैं, जो लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने स्वात का ये वाला इंसिडेंट किया, और जो लोग इसके पीछे हैं, उनको बहरहाल इसका जवाब देना पड़ेगा।
बिल्कुल। कैसर अहमद शेख साहब, आप अगर इसका जवाब दे सकें कि अगर गुज़िश्ता PTI की हुकूमत ने उन लोगों को लेके आए, यहाँ पे बसाया, वजह क्या थी? अगर वाकई कोई उनकी ज़ाती वजह थी, वो समझते थे इससे उनको कोई सियासी फ़ायदा हासिल होगा, अपने मुखालफिन को जो है वो थ्रेट करने की वो कोशिश करेंगे, अगर वाकई ऐसा है तो इसके ऊपर कोई तहकीकात हुई, नहीं हुई तो क्या होनी चाहिए? बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन जो नज़र आ रहा है, देखिए मैं आपको बताऊं, जब भी मुल्क तरक्की करने लगता है ये मामला ये शुरू कर देते हैं। इस वक्त हम 4 महीने से हमारी हुकूमत अनथक मेहनत कर रही है, हमने रिजल्ट दिए हैं। देखिए आज का जो बजट बना है ये पिछले इस साल 9,200 अरब रुपए रेवेन्यू हासिल हुआ है। हम कह रहे हैं कि अगले साल हम 13,000 रेवेन्यू हासिल करें। क्यों मजाक है? 40% ये मुल्क की तरक्की को देखते हुए हम कर रहे हैं ना। हम कह रहे हैं कि हम अपना जो बजट का डेफिसिट है उसको कम करेंगे। 7% इस वक्त है। 2022 में इन्होंने छोड़ा 80 अरब डॉलर की इंपोर्ट थी और 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट थी। ये तो मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं, हर सूरत में मुल्क की तबाही की तरफ ये लगे हुए हैं। पर प्रेसिडेंट आ रहा है चाइना, ये धरने दे देते हैं। जब जो कुछ कर रहे थे IMF से जानबूझ के ये कह रहे थे कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो, उसकी कोई बात ही नहीं मान रहे थे। वो उनको वो जो एडवाइस इनको कर रहे थे, उन्होंने कहा तेल की इन्होंने पूरी कीमतें इन्होंने फिक्स की कि कितनी लेवी लगाएंगे, और जब हुआ तो ये इन्होंने वो कर दी। इन्होंने जो लोगों को रिलीफ भाई हम दे रहे हैं, लेवी ख़त्म कर दी। तो आप जब एक मुआहदा करके अमल नहीं करते, ये तो चाह ही रहे हैं, ये तो बातें सामने हैं। ये अंदाज़ा कीजिए ना, कोई बैठ के नेगोशिएट, हम इनको मिन्नत कर चुके हैं जब हम थे अपोजिशन में कि चार्टर ऑफ इकानमी कर लें, बैठ जाएं मुल्क के मफाद में। मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी और बिलावल भुट्टो, ये किसी तरह बातें ही नहीं है, यंगस्टर्स को लगाया हुआ है। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि नेगेटिव पॉलिटिक्स का एक पीरियड होता है। ये अगर ये समझ रहे हैं ना कि ये पॉपुलर हो रहे हैं, आप देख लीजिए जो इलेक्शन हुआ उसमें इनके वोटों की क्या सूरत रही, और जो सप्लीमेंट्री में इलेक्शन हुआ उसमें क्या सूरत रही। आप सही है। एक सवाल है सर, इनको अंदाज़ा नहीं हो रहा सियासत का, ये बस सिर्फ नारे लगा के, ओ भाई आइए बैठिए, मुल्क के लिए बात कीजिए। मुल्क के जो हालत आपने छोड़ी थी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि 50 अरब डॉलर का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप छोड़ा था ना 2022 जून में। आज हमने 25 अरब 2 सालों में ही 25 अरब डॉलर कर दिया गैप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। इस वक्त इंपोर्ट जो 80 अरब डॉलर इन्होंने छोड़ी थी, आज 55 अरब डॉलर हो गई। हमने रेवेन्यू इकट्ठा करके दिखाया है 9,200 अरब रुपए है, और फिर अगले साल हम कह रहे हैं 13,000 अरब मिलेगा। हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में 600 अरब रखा है। इस पे भी आते हैं कैसर साहब, लेकिन एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे जो यकीनन और भी लोग आपसे पूछना चाहेंगे। आप वफाकी काबीना के एक बहुत अहम रुकन हैं। रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जी जी। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का मैं प्रेसिडेंट रहा। मेरा मरहूम बेटा इरफान कैसर शेख इलेक्ट होकर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट बना। मेरा चचा का लड़का फैसलाबाद में मियाँ जाहिद असलम सदर बने। और कौन लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं मुझे? मैं 1990 में टैक्स रिफॉर्म कर रहा था पाकिस्तान की, सेंट्रल मदर साहब के सरबराही में कमेटी बनाई मियाँ नवाज शरीफ साहब ने 1990 में, आज से 34 साल पहले। तब मैं मुल्क के और ये हमें समझा रहे हैं, ये मुझे बता रहे हैं। अच्छा, एक सवाल सुन लीजिएगा, कौन सी तनख्वाह। जी जी दुरुस्त, सवाल सुन लें। सवाल मैंने इनको गिन के कल बताया अपनी तकरीर में, 1 लाख रुपए जिसकी इनकम है, 1 लाख रुपए जिसकी तनख्वाह है ना, उसका सिर्फ 1,000 रुपया सिर्फ तनख्वाह बड़ी, सिर्फ टैक्स बढ़ा है 1,000। और ये कहते हैं ये अमीर आदमियों के साथ हैं कि दूध के आप पे क्यों लगा दिया। अच्छा, मैं आगे बढ़ता हूँ। एक सवाल सुन लीजिएगा। सवाल ये है कि अब क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की सर हुकूमत, कैसर अहमद शेख साहब बहुत उनकी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का बहुत अहम किरदार है इस फैसले में, इस ऑपरेशन में जो होने जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से आपको जो मतलूबा मदद चाहिए वो नहीं मिल रही। सवाल यह है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से वो मतलूबा मदद नहीं मिलती इस ऑपरेशन में, तो उसका क्या हाल है, कैसे डील करेंगे उसे सर? ठीक है कैसर साहब जी, देखिए बात ये है, मैंने तो आपसे ये कह दिया, डील तो अवाम ने, डील हमने नहीं करना, हम भी करेंगे। जो गैर कानूनी काम वो करेंगे, उसके ख़िलाफ़ हम बिल्कुल अमल करेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इनकी अपनी आवाम देख रही है। जो खैबर पख्तूनख्वा का हाल इन्होंने कर दिया, ना वहाँ कोई इंडस्ट्री लगती है, वहाँ कहते हैं फाटा को 0 रेट पे कर दो। ये इस तरह इंडस्ट्रियाँ लगाते हैं
कि उनको ज़ीरो कर दो, उन पर न सेल टैक्स ना लगा। वो इस तरह 10 मैंने कल तकरीर में कहा है, और भाई अगर देना है फाटा को तो उनके गरीब लोगों को दो, वहाँ पे डेवलपमेंट बढ़ाओ, उनके लाखों लोगों के जेबों में कुछ चीज़ मिलनी चाहिए ना। 10 अमीर आदमियों की इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री को आप ज़ीरो सेल टैक्स कर दो, ज़ीरो इनकम टैक्स कर दो, फ़ायदा क्या होगा? वो इलाका तो गरीब का गरीब रहेगा ना, वहाँ सड़कें बनेगी ना, वहाँ डेवलपमेंट में लगाओ वो पैसा, बजाय कि उनके जेब में डालने के। ठीक ठीक। तो खैबर पख्तूनख्वा जी वो जीते हैं। देखिए ना, हम तो इसको तस्लीम, मेरी अपनी डिवीज़न से खैबर पख्तूनख्वा को छोड़ दें, मेरी डिवीज़न फैसलाबाद डिवीज़न की 18 सीटों में से 15 सीटें उन्होंने जीती हैं। मैं खुद देख रहा था वो इलेक्शन, ये कहते हैं धांधली हुई है। वो धांधली हुई है तो राणा सनाउल्लाह हमारे सदर थे पंजाब के, वो मेरे साथ वाली सीट पे इलेक्शन लड़ रहे थे, चरियोट के साथ फैसलाबाद, तो उसी डिवीज़न की सीट है, वो कहते हार गए। आबिद शेर अली कैसे हार गए, हमारे बड़े बड़े स्टालबट हार गए। ये मानते ही नहीं है। हमारा जो हार गए उसको कोई नहीं है, जहाँ इनका कोई हार गया है ये मानने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल सही, आगे बढ़े कैसर अहमद साहब, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आपका नुक्ता आ गया, जी रिकॉर्ड पे आ गया। मैं वापस आपकी जाने आता हूँ कैसर अहमद शेख साहब। आदिल नवाज भट्टी साहब, मौशी इस्तेहकाम या जो मौशी इस्लाहात के फैसले हैं, ये इन सारे हालात में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आपके ख्याल में? देखें, बात यह ना कि हमारा बिज़नेस पाकिस्तान में जितना, आप देखा कि इस लास्ट मंथ में जो इन्फ्लेशन कंट्रोल हुई थी, इस मंथ से फिर ऊपर जाना शुरू हुई है। बिज़नेस के हालात जो बजट के फौरी बाद जो थोड़ा सा लग रहा था कि शायद इंप्रूवमेंट की तरफ जा रही चीज़ें, फिर डाउनफॉल की तरफ जाना शुरू हुई। ये सारे इम्पैक्ट तो नज़र आ रहे हैं। देखें, ये हम पाकिस्तान फ़ौज हमारी एक मुश्किल तरीन जंग की तरफ बढ़ी हुई है, और ये मुश्किल तरीन जंग है जिसमें हमें हमारे मुकम्मल सपोर्ट उनको चाहिए, क्योंकि इसकी एक्सपेंशन हो सकती है पूरे पाकिस्तान की तरफ। ना सिर्फ ये कि ये खैबर पख्तूनख्वा में, बल्कि जनूबी पंजाब की तरफ भी जा सकती है, ये बलूचिस्तान में भी जा सकती है, ये सिंध में भी जा सकती है, क्योंकि ये एक बड़ा एक्सपेंडेड हो जाएगा काम। मतलब इस वजह से हमें इसकी मुकम्मल सपोर्ट करनी है इसकी। और अगर ये अभी नहीं करेंगे, नाउ एंड नेवर वाला काम है। देखें, इस वक्त हमारा सब कुछ दाव पे लगा हुआ है। इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट्स आनी थी इस वक्त, ऑलमोस्ट पिछले कोई 6 माह के दौरान पाकिस्तान को 50 to 60 बिलियन डॉलर के पैक में गया है। वो सारी हमारी इन्वेस्टमेंट दाव पे लग रही है। क्यों? सिर्फ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। देखें कि आए रोज वाकयात में इजाफा होता चला जा रहा है। अगर हम अच्छे फैसले करते हैं या मौशी सूरत हाल बेहतर होती है, तो वो कैसे कंट्रीब्यूट करेगी इस दहशतगर्दी की जंग में हमारे हक में, आपके ख्याल में? देखें ना कि ये हमारी सबसे पहले जो अभी कॉस्ट बढ़ती जा रही है, चाहे वो हमारा लोकल इन्वेस्टर है, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर है, जो भी आ रहा है, क्योंकि सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है। चाहे हमारी किसी भी जगह पे हम इन्वेस्टमेंट्स के लिए जा रहे हैं, आपके अखराजात डबल से भी ज़्यादा हुए हैं। हमारा जो कॉस्ट इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है इस सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। उसको हमें कंट्रोल करना है, चीज़ों को बेहतर करना है। जब तक हम सिक्योरिटी को इसको नहीं करेंगे, तब तक हम मुल्क के अंदर बिजनेस को नहीं चला पाएंगे। ये हमारे दोस्तों ने भी हमें इन्फॉर्म कर दिया। ये रातों रात फैसला वैसे ही नहीं हो गया, इसके पीछे स्ट्रॉन्ग वजह है। इसलिए मैं बार बार इसको एम्फसाइज कर रहा हूँ कि हमें इसको मुकम्मल सपोर्ट करने की ज़रूरत है। नाउ एंड नेवर वाली सूरत हाल है अभी इस वक्त। हमें इसको, मतलब ये इंतहाई सीरियस नौयत की बात है कि इसको, मतलब दूसरे जो साबका जो हमारे ऑपरेशन है ना, उनके साथ हम रिलेट नहीं कर सकते इस वक्त, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा स्टेक दाव पे लगा हुआ है। 100 बिलियन डॉलर का हमने टारगेट रखा हुआ था, 50-60 बिलियन डॉलर के पैक्ट्स पे हम जा चुके हैं, और उनके पास सवाल सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी का आ रहा है। ठीक। आए रोज जो वाकयात बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ये उसको रिलेट किया जा रहा है, बिल्कुल गलत रिलेट किया जा रहा है। अफोर्डेबिलिटी से भी है कि जितना ज्यादा हम इस चीज को अफोर्ड कर सकते हैं कि अपनी सिक्योरिटी को बेहतर करें, उसके लिए भी मौशी इस्तेहकाम बहुत जरूरी है। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, मतलब न जाने कितने कैरेक्टर आए, नेक मोहम्मद, बैतुल्लाह महसूद, हकीमुल्लाह महसूद, मुल्ला फजलुल्लाह, कितने हमने अमन मुआहदे किए, कितने ऑपरेशन किए, चंदे के नाम अभी लिए गए थे। क्वेश्चन इज दिस के 2001 से अगर हम आगे जाएं तो 24 तकरीबन 23-24 साल हो चुके हैं। हम मुसलसल एक के बाद एक ऑपरेशन कर रहे हैं कि क्या हम समझ सकते हैं कि कोई जब ऑपरेशन ये होने जा रहा है, ये आखिरी ऑपरेशन होगा और इस लानत से हम छुटकारा हासिल कर लेंगे, या आप ये कहेंगे कि ये कोई ऑनगोइंग प्रोसेस है कि जो कि चलता रहेगा? देखिए, ये ऑपरेशन है डिफिकल्ट, लेकिन द ओनली थिंग इज कि यू नीड टू हैव अ 3-4 pronged स्ट्रेटजी। नंबर 1, आप ऑपरेशन कर रहे हैं जो फौज शुरू से कर रही है, इसकी कैपेसिटी बढ़ा लेंगे कि आप इनको आलात अच्छे देंगे, जदीद टेक्नोलॉजी देंगे, फिर उसके बाद जियो फेंसिंग इनकी करेंगे, फोरेंसिक रिपोर्टिंग करेंगे, बॉर्डर मैनेजमेंट अच्छी करेंगे, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन चेक की जाएगी, सब कुछ करेंगे। देन यू नीड टू हैव, आपके साथ फॉरेन पॉलिसी जो है ना, आपकी फॉरेन ऑफिस को वो बहुत ज़्यादा, और इंटीरियर मिनिस्ट्री को बहुत काम करने की जरूरत है। दे हैव टू टेक के वो आप अमेरिका से बात करें, OIC के प्लेटफॉर्म यूज़ करें जी कि कैसे इंडिया क्या कर रहा है। अमेरिकन वेपन छोड़ के गए, अमेरिकन से बात नहीं, वाले टू लीव द वेपन, देन आप गिव अस सम सपोर्ट, एटलीस्ट हमें मिलिट्री सपोर्ट दें कि हम जाके ऑपरेशन करें। एक तो ये ज़रूर चीज़ें हैं।
वी शुड मेक इट अ लास्ट ऑपरेशन. यू कैन नॉट अफोर्ड. देखिए, आप एक इस्लामिक मुल्क है, आप एक न्यूक्लियर मुल्क है, आपके पास लड़ाका फौज है, आपकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत अच्छी है. सीपैक इज इकोनॉमिक जंप ऑफ पॉइंट. अगर आप यहाँ से इकोनॉमिक तरक्की करते हैं तो आप अपनी मुल्क की फैसले अपने मफादात में करेंगे, और IMF वर्ल्ड बैंक के चक्कर में पड़े रहेंगे, उनके मर्जी के फैसले करेंगे और अपने मुल्क को कभी सुधार नहीं. तो ये अब आपको फैसला करना है. इसके लिए अगर पूरी कौम खड़ी हो जाती है, कोई मुश्किल नहीं है. फौज बहुत लड़ाका है. जनरल आसिम मुनीब आपके चीफ ऑफ स्टाफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट कमांडर हैं और वो इसको बहुत अच्छे तरीके से लेके चलने में अज़्म किया हुआ है. द ओनली थिंग इज फॉर्म खड़ी हो जाए, यू सी हाउ वी सक्सीड इंशाल्लाह. अच्छा सर, ये दहशतगर्दी जो है ये खाली पाकिस्तान के लिए ख़तरा नहीं है, पूरे रीजन के लिए, चाइना के लिए, रशिया के लिए, सेंट्रल एशियन स्टेट्स के लिए, इवन इंडिया जैसे मुल्क के लिए कि जो खुद भी स्पॉन्सर करता रहता है, तो अगर वो सही तौर पर समझे, तो आपके ख्याल में कि क्या अगर इस कॉन्टेक्स्ट में, ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में, कि जैसे अगर अमेरिका पे हमला हुआ तो उसने पूरी मतलब फोर्सेस को या पूरी दुनिया को मिला के एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करके दहशतगर्दी के खिलाफ सो कॉल्ड जंग लड़ी, तो क्या ये कि जो जेन्युइन एक मसला है इसमें बाकी ममालिक शामिल हो के कोई एक ब्लॉक खास तौर पे इस रीजन में नहीं बना सकते कि मुश्तरका तौर पर इससे निपटने की कोशिश करें? देखिए, द इशू इज के ये है, बेसिकली दिस इशू इज विद इन दिस रीजन. हमारा रीजन जिसमें रशिया, चाइना, सेंट्रल एशिया, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, दे करता है. सो पहला काम पाकिस्तान का है कि आप रशिया, चाइना, सेंट्रल एशिया, ईरान को कॉन्फिडेंस मिले और चाइना को कि जी दिस इज व्हाट इज द प्रॉब्लम, और इसके फॉलोअर्स कहाँ जाएंगे, वी ऑल नो इट, इंटरनेशनली और ये अपने रीजन के अंदर. सो यू हैव टू वेरी स्ट्रांग इन योर ओन रीजन में पहले स्ट्रांग होना. आप दो न्यूक्लियर, रशिया और चाइना, दोनों के पास वीटो पावर है. सो उनको समझाएं कि चाइना हैज टू. देखिए, चाइना अफगानिस्तान में बड़ा काम कर रहा है, उनको पैसा बड़ा दे रहा है, $मिलियन ऑफ डॉलर हर महीने को दे रहे हैं. सो जिससे उनकी हुकूमत चल रही है. ही हैज टू एक्सर्ट देयर. अब पाकिस्तान को तो आप जरूर कह रहे हैं कि जी हम ऑपरेशन करें, सेव करें, आप सिक्योरिटी करें, एनवायरनमेंट ठीक करें, बट देन वी नीड सपोर्ट फ्रॉम चाइना कि आप अफगानिस्तान को कंट्रोल करें. आप अगर उनको पैसा दे रहे हैं, वहां से आप मिलियन निकाल रहे हैं, देन पुश. दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, जो नहीं हो रहा. अगर अफगानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में अमन होगा, मीन बलोचिस्तान में अमन होगा और सीपैक बन जाएगा. नहीं होगा तो ये लिंगर ऑन करता रहेगा. सो इट हैज टू बी 3-4 स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी मैंने बताई है. डिप्लोमेटिक, अपने रीजन में कंट्रीज को बताएं, चाइना को बताएं, और फिर पूरी कौम को लेके चल पड़े. इट इज डूएबल. वी हैव टू डू इट. नोबडी विल डू. कम एंड हेल्प अस आउट. हमने अपने मुल्क में दहशतगर्दी खत्म करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा. दैट इज द थंब रूल. और इसके लिए ख्याल में आज डिसाइड करने की जरूरत है. वेरी राइट. वकार, मैं इसमें एक ऐड करना चाह रहा हूँ. जी. अब ज़ाहिर है जो फैसला हुआ है उसकी इंडोर्समेंट वो पार्लियामेंट से भी होगी और डेफिनेटली पूरी कौम जो है वो साथ वो खड़ी होगी. लेकिन यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि गुज़िश्ता 10 सालों में KPK में जो लोग वो बरसरे इक़्तिदार थे, उनकी कारकर्दगी वो क्या रही है नेशनल एक्शन प्लान के जरिए भी, और वैसे भी जो उनको पैसे दिए गए थे, कितनी कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है उनके सिक्योरिटी अदारों की. तो रोज कहते हैं जी हमारे अरबों रुपए देने आपने. नहीं, उनको पैसे नहीं मिले. ये उन्होंने ये सारा पैसा जो है वो उस अपने सोशल मीडिया के झूठे जाली प्रोपेगेंडे के लिए लगाया है, और वहाँ पे एक वो नए मसाइल का आगाज किया उन्होंने. वो नहीं, लेकिन सरकार का 1 रुपया भी आप खर्च करें तो आपको बकायदा जवाब देना पड़ता है कि जी इधर हमने ये पैसा लगाया. ये गुज़िश्ता 10 सालों में बताया ना कि नेशनल एक्शन प्लान के जरिए जब से ये आया है, कितने पैसे के उन्होंने अपने सिक्योरिटी अदारों के लिए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए क्या किया. तो इस वक्त जो पुरसान हाल है KPK पुलिस का और दीगर का, आपको नजर आता है रोज जो इंसिडेंट्स वहां पे हो रहे होते हैं. उनके जो कायदीन हैं, जो वज़ीर आला खुद कहते हैं, बल्कि आज मौलाना की जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा जी कि 8 बजे थाने बंद हो जाते हैं. तो वहां पे क्या खौफ की अलामत होगी, ये वो क्या होगा. और अगर ये आर्मी नहीं करेगी तो और कौन करेगा, मुझे बताएं. क्या अली अमीन गंडापुर करेगा? क्या वो उसमें ये कैपेसिटी है कि ये सफाई करे वहां पे सारी? और ये सब ने बात की ना, ये सिर्फ हालात वहां के खराब नहीं है, उसके असर सारे मुल्क पे पड़ रहे हैं. लेकिन एक सवाल अब यहाँ पैदा होता है जो मैंने कैसर साहब से भी किया था कि KP की हुकूमत को जिस तरीके से ताउन करना चाहिए वो नहीं करती, तो वफाकी हुकूमत या हमारे जो इदारे हैं वो क्या करेंगे? डेफिनेटली वो तो एग्जीक्यूट करेंगे ये सारा. नहीं, आपको यकीनन सपोर्ट तो चाहिए ना, एग्जीक्यूट तो आप कर देंगे. KPK के वज़ीर आला इस एपेक्स वो कमेटी में मौजूद थे. वो बाहर आके कहते हैं, वो उन्होंने कहते हैं उसको- एक नाम लिया गया था, कोई बात नहीं हुई, वो तो ये जवाब दे रहे हैं. ये कैसे हो सकता है? अब इतनी अहम मामलात हो रहे हैं, उसके मारूजात पे बात नहीं हुई होगी, उस पे बात, या जो कोई स्वात में हुआ उसके ऊपर बात नहीं हुई होगी, या जो लोग मारे जा रहे हैं, जो लोग पकड़े जा रहे हैं, क्या उनके ऊपर बात नहीं हुई होगी? उस मीटिंग में था कौन, आप ये बताएं. क्या कोई एक आम मीटिंग थी?
ये गलत बात है। उनके दो बयानिए हैं, वो अंदर कोई और बात करते हैं, बाहर कोई और बात करते हैं। वो इसको भी सियासत समझ रहे हैं, हालांकि ये सियासत नहीं है। और मैंने जैसा कि पहले कहा कि वो ये गलत समझ रहे हैं कि ये पीटीआई के खिलाफ है, वो ये गलत समझ रहे हैं कि ये किसी सियासी जमात के खिलाफ है। ये तो खालिस्तान कौमी सलामती का मामला है और इससे बहुत सारे मामला और जुड़े हुए हैं। और जो ये इनका मौकफ आज 2 दिनों से सामने आ रहा नहीं, है, लेकिन अब ये चीजें वाजे हो रही हैं। असूली कि जो तौर पे- अदम इस्तेकाम पैदा करना चाह रहे हैं ना, वही इस ऑपरेशन के खिलाफ जो है वो बात कर रहे हैं। असूली तौर पे तो इससे खौफजदा दहशतगर्दों को होना चाहिए। तो एग्जैक्टली पीटीआई क्यों खौफजदा है? यही बात है ना, यही बात मैं है। आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्यों मैं खौफजदा इसलिए मैंने तो पहले कहा कि वो उनके दोस्तों के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है जिनको वो लेकर आए थे। अच्छा, बिल्कुल, ठीक, वो उनके दोस्त हैं। डेफिनेटली दोस्त हैं। ठीक। कैसर अहमद शेख साहब, अभी जो ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब गुफ्तगू कर रहे थे उसी से आगे बढ़ाता हूं मैं कि क्या नए अलायंसेस की ज़रूरत है हमें इस वक्त रीजनली, जो हमारे आसपास के ममालिक हैं, इस दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए, चाहे अफगानिस्तान हो या कोई और मुल्क हो? जी शहजाद, बड़ा अहम टॉपिक आप कह रहे हैं। अभी ब्रिगेडियर साहब ने भी बात की। मैं ये कहता हूँ कि तमाम हमें एक्शन लेने पड़ेंगे। जो एक्शन प्लान है हमारा, नेशनल एक्शन प्लान, इस पे हमें पूरे ज़ोर से अमल करना पड़ेगा। और मैं आपको ये किसी की गलतफहमी है कि लोग नहीं चाह रहे, जब वो देखेंगे ना, साथ साथ उनकी डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। ये जो नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना केपीके में, लोग इनसे नाला हो रहे हैं। और उसके साथ साथ आपको देखिए, फाटा और पाटा में आप बहुत बड़ा बेनिफिट दे रहे हैं उनकी इंडस्ट्री को, 0% इनकम टैक्स, 0% सेल टैक्स। ये उनके अवाम को दें, लोगों को दें, ताकि वहाँ पे लोगों को समझ आए। हम डेवलपमेंट, हम भी जो गलत काम कर रहे हैं ना, यानी हम मुतालबा करें उन चंद 10-15 अमीर लोगों को आप उनकी जेबों में डालो, उससे फ़ायदा क्या होगा? लोगों को जब डेवलपमेंट नज़र आएगी, एजुकेशन होगी, और रीजनल जो आपने कहा वो बहुत ज़रूरत है। सही आप कह रहे हैं कि रीजनल कंट्रीज, चाइना जो है इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है, उसने जाके अफगानिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान से बेहतर लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल है। मैंने खुद चाइनीज से सुना है, चाइनीज जो यहाँ आए हुए थे इन्वेस्टर, वो कहते हैं हमें काबिल में और उसके इर्द गिर्द कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है। आपने हमारी सिक्योरिटी ठीक नहीं करते, हमें सख्ती से करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो। लेकिन इतना बुरा नहीं है। देखो मैं आपको बताऊँ, आपका स्टॉक एक्सचेंज बूम कर रहा है, आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट के रिजल्ट हैं, पाकिस्तान में नफ़ा बहुत है। मैं एज ए बिजनेसमैन आपको कह रहा हूँ, जो बॉटम लाइन है, क्यों लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। मैं आपको अपनी मिनिस्ट्री का बताऊँ, जो मैरीटाइम इंडस्ट्री, मैरीटाइम की मिनिस्ट्री है, ये बड़ी से बड़ी शिपिंग कंपनियां हमारी तरफ देख रही हैं। हमारी पोर्टों पे रश नहीं है, हालांकि इर्द गिर्द के जितनी पोर्टें हैं वहाँ पे लाइन लगी हुई है, वहाँ पे जहाज़ नहीं लग रहे। तो बड़े बड़े जहाज़ हमारे पास आ रहे हैं, 19,500 कंटेनर वाला जहाज़ आया है। बड़े जहाज़ आके वो छोटे फीडर वेसल को पूरे इर्द गिर्द वो मुल्कों में देना चाहते हैं। ये मार्क्स लाइन की बात कर रहा हूँ मैं आपको, जो दुनिया की सबसे बड़ी लाइन है। तो दुनिया के जो 80,000 हो गया ना, कोई मजाक नहीं हो। कई लोग कहते हैं ये रियलिस्टिक नहीं है। ओ भाई, ऐसे थोड़ी, इतनी बड़ी इंडस्ट्री को बूम हो रही है, जब इंडस्ट्री को बूम हो रही है तो उसका रोज़गार भी लोगों को मिलता है। और आप क्या, तो इन्फ्लेशन 32% से कम हो गए, पिछले मई में 12% हो गया। आप ये देखिए कि हमारे यहाँ डॉलर जो है वो पिछले 1 साल से हमारे यहाँ 7 रुपये कम हुआ है बढ़ने की बजाय। 283 1 साल पहले था, आज डॉलर का रेट 270 है, तो 6 रुपये कम हो गया है। आप ये देख रहे हैं कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट की बहुत अपॉर्चुनिटी है। अब जो आप अपना आईटी की देख रहे हैं, आईटी की एक्सपोर्ट हमारी बढ़ रही है। आपकी एग्रीकल्चर ग्रो कर रही है, 5% इस साल ग्रो की है, और फर्दर बहुत अपॉर्चुनिटी है। बाहर के ममालिक को भी हमें मिलाना है। हमने चाइना की जो बातें हैं ना, वो सबके लिए हैं। चाइना की इन्वेस्टमेंट हमारे लिए ज़रूरी है। हमारी 24-25 करोड़ लोगों की आबादी है, हमने उनको रोज़गार देना है। और पॉलिसियाँ अमीर की नहीं बनानी। ये बजट पहला बजट है जिसमें डायरेक्ट टैक्स लगा है, जिसमें अमीर आदमी को पिंच हुआ है। अमीर आदमी को अगर जो नाजायज़ इनकम होती है ना, जो बगैर टैक्स के 12-12.5 अरब डॉलर जो है, दुबई में कैसे पहुँच गया? इंडिया का तो नहीं पहुँचा। इंडिया की इकानमी हमसे 12 गुना है। उनके लोगों ने तो 17 अरब डॉलर उनकी प्रॉपर्टी में लगाया है, क्योंकि हम टैक्स नहीं लेते, डायरेक्ट टैक्स लेते नहीं हैं। 9% टैक्स है पाकिस्तान में जीडीपी का। हम अमीर आदमी को मौज करा रहे हैं, इसी तरह फाटा में मौज करवा रहे हैं। और लोगों तक पहुंचेगी ना, बलूचिस्तान हो। मैं आपको फिशरीज़ का बिजनेस कहता हूँ,
मैं बलूचिस्तान में गया हूँ, उनके यहाँ फिशरीज़ का वो कहते हैं हम डबल कर देते हैं एक्सपोर्ट। कुछ देखिए ना, उनको मौके भी तो आप दें ना। जो गवादर पोर्ट है उसकी जी, तरफ बिल्कुल लोगों की सही। तवज्जो है। और ये तो ये यकीनन जैसे आप लोग मैं सोचेंगे और आपको एक ये बड़ी इकदाम बात करीब हम बता दूं। उम्मीद करते हैं किए गदून जाएंगे। कैसे साहब में जरा ना, गदून जी सॉरी आपकी बात मैं काट रहा हूँ, वक्त की थोड़ी कमी है। मैं बस एक आखिरी पॉइंट लेना चाहूँगा आदिल नवाज भट्टी साहब आपसे। क्या ये ज़रूरी है कि आपस में इकनॉमिकली डिपेंडेंट हों जो ममालिक हैं रीजन के? जी कैसे आप बात कर लीजिए क्विकली सर, फिर आगे बढ़ता हूँ। जी मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आपकी डेवलपमेंट होगी ना तो ये खुद ब खुद दहशतगर्दी कम होगी। राइट सर। मैं मिसाल दे रहा हूँ, आपके गदून में जो KPK में वहाँ पे इंडस्ट्री लगाने का लोगों मौका मिला ना, और वहाँ पे कोई इंसेंटिव दिया गया, आज सारा लॉ एंड ऑर्डर वहाँ ठीक हो गया है। जब सही। मैं गया मुझे कहते थे कि यहाँ गोलियाँ चलती हैं, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। इंडस्ट्री लग गई, लोगों को रोजगार मिल गया, दुरुस्त। बेहतरी आ गई। लास्ट कमेंट आदिल इसी तरह साहब। बलूचिस्तान में जी बिल्कुल ये करना पड़ेगा, आपकी बात दुरुस्त है। जो कैसा आपने पॉइंट बात बैठेगा? की उससे जैसा ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव जिसका है हमारा, जो CPEC के 5 में से जो शामिल है, तो उसके अंदर यही ना कि पूरा जो हमारा रीजन है उसके जब सिक्योरिटी के हवाले से जो सारे मेजर्स जो हमारे डिसाइड किए गए थे कि लेने हैं हमने, तो अब ये जो SIFC का दायरा हमारा बना है और जो काम कर रहे थे, जो फैसिलिटेशन जो कर रहे थे इन्वेस्टमेंट के हवाले से, और वो अच्छा खासा फैसिलिटेट किया भी, इन्वेस्टमेंट्स लेकर भी आए, पैक्ट्स भी हुए, सब कुछ हुआ। लेकिन अब क्वेश्चन आया प्रोटेक्शन के ऊपर। अब जब प्रोटेक्शन, अब वो प्रोटेक्शन की तरफ जाना है, अब वो डिसाइड हुआ है। फैसिलिटेशन के बाद नेक्स्ट स्टेज है प्रोटेक्शन की, जो आपको इन्वेस्टमेंट आप लेके आ रहे हैं उसको अपना प्रोटेक्ट करना है, और वो ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव जो है उसी के तहत ये सारा काम आगे बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका आदिल नवाज भट्टी साहब, वकार सती साहब, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाजरीन, हुकूमत ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू करने का फैसला किया है और ये अब जिम्मेदारी हुकूमत और रियासत के साथ साथ अवाम की भी है कि वो सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर इसको सपोर्ट करें, क्योंकि ये जो ऑपरेशन है ये दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के खिलाफ है। ये हमारी अपनी सिक्योरिटी के लिए, और इसमें हमारा भी अव्वलीन फ़र्ज़ बनता है कि जिस तरीके से मुमकिन हो हम हमारे इदारों की मदद इसमें करें। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।